जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम जैन डू स्टडी में आपका स्वागत है। इतिहास हमें सिखाता है कि हर दौर की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आने वाले समय को एक नई दिशा में बदल देती हैं। भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी का साल भी वैसा ही साल था। दिल्ली सल्तनत उस समय बहुत कमजोर हो चुका था। इब्राहिम लोदी की नीति प्रजा के लिए असंतुष्ट थी और सत्ता धीरे धीरे डगमगा रही थी। इसी बीच मध्य एशिया का शासक बाबर भारत की ओर बढ़ा। बाबर केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि वो तैमूर और चंगेज खान के वंश परंपरा से भी जुड़ा हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने खड़े हुए थे। यह केवल दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि ये युद्ध भारत को एक नई दिशा, एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बाबर की विजय ने सिर्फ दिल्ली सल्तनत का अंत नहीं किया, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS चैप्टर 10 मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसने कैसे कैसे पूरा अपना पैर को जमाया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बाबर ने किस प्रकार मुगल शासन की शुरुआत की और कैसे उसने उत्तराधिकारी शासकों ने अपने भारत के अंदर अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक, कला, संस्कृति को एक नई दिशा दी। यानी इस अध्याय के अंदर हम सब कुछ समझेंगे। मुगल शासन की स्थापना केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास का वो मोड़ थी जिसे आने वाले सदियों तक भारत की पहचान को प्रभावित भी किया। इन सभी चीजों के मुद्दों पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और उन सभी चीजों की भी बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर की अगली स्लाइड्स की ओर। सबसे पहला चैप्टर का नाम मुगल शासन की स्थापना। इसके बारे में इंट्रोडक्शन पता होना बहुत जरूरी है आपको। मुगल साम्राज्य की स्थापना का मतलब, मुगल साम्राज्य के बारे में आप जब भी बात करते हैं बेटा, 1526 में बाबर ने क्या कर दिया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो इसका सबसे पहला पॉइंट भी यही है कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने भारत में 1526 में पहली बार अपने पैर को पसार लिया था। पहली बार जो कि भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में मानी जाती है। आप लोगों को ये बात पता है। ये वो साल था जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि 1526 ईस्वी में भारतीय इतिहास को बहुत निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा जाता है, जब भारत ने एक नई शक्ति मुगल वंश ने अपना पहली बार यहां पर क्या कर लिया था बेटा, पैर जमा लिया था। यहां पर पूरी सत्ता को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिया था। दूसरे पॉइंट में बेटा देख लेते हैं, बाबर कौन से वंश से जुड़ा हुआ था। बाबर जो पिता के देखा जाए तो तैमूर और मां की तरफ से देखा जाए तो चंगेज खान। अब कहा गया कि पिता की ओर से तैमूर वंश से था और माता की ओर से चंगेज खान के वंश से था। इस वंश परंपरा ने भारत को एशिया में एक ऐसी विशेष पहचान दी, बाबर को पूरे एशिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पहचान दी और भारत के शासक के लिए एक तरीके से वैधता भी प्रदान कर दी कि भाई ये इतने बड़े बड़े जब वंश से जुड़ा हुआ है तो ये भारत के ऊपर शासन भी कर सकता है। अब तीसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं बेटा, भारत आने का मुख्य कारण क्या था उसका। भारत आने का मुख्य कारण, जैसे दिल्ली सल्तनत में अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष बहुत ज्यादा था। बाबर भारत में क्यों आया, सबसे बड़ा एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भारत में बाबर क्यों आ गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था, सबसे इंपॉर्टेंट कारण भी था कि दिल्ली सल्तनत बहुत धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। इब्राहिम लोदी का जो शासन हुआ करता था वो अस्थिर था, मतलब बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। अफगान सरदार अपना जो कि आपस में ही लड़ते जा रहे थे और उत्तर भारत की राजनीति स्थिर बहुत ही बेकार हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। यानी बाबर ने भारत को एक आसान लक्ष्य मानकर यहाँ सत्ता स्थापित करने का अवसर देखा कि मैं यहाँ
अगर आक्रमण करता हूं तो आक्रमण करने के बाद क्या होगा कि मैं अपनी पूरी सत्ता को इजीली स्थापित कर सकता हूं और सत्ता का केंद्र के तौर पर भी उसको देखने लगा। अब जो कि इन सभी चीजों के बारे में बेटा बात की गई है, आप साथ के साथ नोट जरूर करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात की भाई 1526 इसमें है, वंश के बारे में तैमूर पिता वंश और चंगेज खान माता की तरफ से थे, और दिल्ली सल्तनत में स्थिर क्यों हो गया, क्योंकि बेटा उसने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर उसको एक तरीके से अपने अवसर दिखने लगे थे, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक और यहाँ की एकता बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसके कारण उसने धीरे धीरे करके यहाँ पर अपने पैर फंसा लिए थे। अब यहां पर देखेंगे बाबर का भारत आगमन और युद्ध। भारत के अंदर बाबर आया, आगमन से बहुत सारे उसने युद्ध भी लड़े। हम बात कर रहे हैं 1526 की, लेकिन बेटा उससे पहले भी कब 1519 से लेकर 1524 के बीच में उसने बहुत बार भारत के ऊपर आक्रमण किए। बाबर ने सबसे पहले भारत पर जो नजर बनाई 1519 से 1524 के बीच में डाली थी। इस अवधि में उसने 5 बार भारत के ऊपर आक्रमण किए, जिसका थोड़ा कम जिक्र मिलता है इतिहास में, बट ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, एकदम से कोई शासन व्यवस्था ऐसी नहीं होती कि आपने कहा कि एकदम से उसने आक्रमण किया, उसने सोच लिया अपनी मनमर्जी में, ऐसा नहीं होता। किसी भी जगह पर आक्रमण करना है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ का किस तरीके का कल्चर है, सब चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 1519 से 1524 के बीच में कितनी बार आक्रमण किए, 5 बार आक्रमण किए, और धीरे धीरे पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर, एरिया के ऊपर अपना अधिकार भी जमाना शुरू कर दिया। ये दौर बाबर के लिए तैयारी का समय था। क्यों? क्योंकि बेटा छोटी छोटी चीजों से ही हम तैयारी कर सकते हैं। जहां उसने अफगान और ईसाई सरदारों की शक्ति को परखा, जाना कि भाई कैसे हम चीजों को कर सकते हैं, अपनी सेना को भारतीय परिस्थिति के अंतर्गत धीरे धीरे ढालना भी शुरू कर दिया, अभ्यास करने भी शुरू कर दिए, जो कि यहाँ की चीजों के अकॉर्डिंग अपनी सेना को जो कि सारी चीजें सिखाना भी शुरू कर दिया। यानी पंजाब पर नियंत्रण ने भारत के अंदर बाबर को ईसाई सत्ता और स्थापित करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा कि मैं भारत के ऊपर एक ईसाई सत्ता स्थापित कर सकता हूं। उसके लिए उसने काम करना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो जो ऐसा बताया गया कि पानीपत की पहली लड़ाई, अब यहां पर दूसरी बात आ जाती है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद दिल्ली और आगरा के ऊपर किसने, बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। बहुत ऐतिहासिक लड़ाई मानी जाती है। इतिहास की दृष्टि से आपने कितनी बार पहले इस चीज का नाम भी सुना होगा। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सेना थी, अप्रोक्सीमेट कितनी, 1 लाख। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी सेना थी उसके पास। युद्ध में बहुत भारी भरकम सेना थी, हाथी भी थे, बहुत सारी चीजें थी, जबकि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। मतलब इब्राहिम लोदी के पास कितने, 1 लाख, हाथी वाती सब, लेकिन बाबर के पास मात्र कितने, 12,000 सैनिक। लेकिन बाबर ने अपनी तोपखाना तकनीक से और जो घेराबंदी युद्ध होता है, युद्ध नीति होती है, उससे अपनी एक शानदार तरीके से जीत हासिल करी। उसने तोपखाना, तोपों का पहली बार भारत के अंदर इस्तेमाल किया, जिसके कारण 1 लाख सैनिक भी 12,000 लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से पराजित हो गया, युद्ध भूमि में ही मर गया। इस जीत के साथ ही बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया और भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक नींव रखना शुरू हो गया। तो कहने का मीन्स क्या हुआ बेटा, एकदम सिंपल कि यहाँ पर सारा कुछ एक तरीके से इस आधार पे होने लगा। तो जब इतनी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, बाबर ने पूरी तरीके से इस युद्ध को क्या हुआ, जीत लिया। तीसरी बात देखते हैं, खानवा की लड़ाई 1527 राणा संगा के साथ।
बहुत इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहली बार राजपूतों के साथ किसने टक्कर ली? किसने? बाबर ने ली। पानीपत की विजय के बाद बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो मानी जाती है वो राणा संगा की मानी जाती है, जिसमें मेवाड़ के बहुत वीर शासक के तौर पर देखा जाता था उनको। 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। राणा संगा के मार्गदर्शन में राजपूतों की विशाल सेना खड़ी थी। मरने मारने के लिए दोनों लोग उतारू थे, लेकिन बाबर ने अपनी तोपखाने से, तकनीक से, घुड़सवार से, सेना के कौशल, जो युद्ध परीक्षण था, जो चीजें थी बहुत अच्छी थी, उसके कारण क्या हुआ, राणा संगा को भी हरा दिया। यह युद्ध भी एक निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद ऐसा कहा गया कि राजपूताना ने पर अपना एक तरीके से मुगल साम्राज्य ने अपना अधिकार जमाना, धीरे धीरे अपना इस अधिकार की स्थापना करना शुरू कर दिया था। यानी पानीपत और खानवा की जीत के बाद भारत के अंदर बाबर को वास्तविक शक्तिशाली शासक के तौर पर देखा जाने लगा। क्यों? दोनों महत्वपूर्ण युद्ध, वहां पर 1 लाख से भी अधिक सैनिक, यहाँ पर भी बहुत बड़े राजपूतों की सेना, और उन दोनों को हराने के बाद उसको एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जाने लगा। तो थोड़ा अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है बेटा, बाबर के अन्य युद्ध और प्रशासन, जो बाबर के बारे में पूछ रहे हैं। पानीपत और खानवा की विजय के बाद बाबर को भारत में अपनी सत्ता धीरे धीरे स्थापित करने में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अब 1529 में गंगा नदी के किनारे पर, जैसे कि घाघरा की लड़ाई भी उसने लड़ी। इस युद्ध में बाबर का सामना अफगान, बिहार, बंगाल, स्थाई जो राजा हुआ करते थे, संयुक्त गठबंधन जो कुछ कुछ लोगों का संगठन का बना हुआ था, उन सभी लोगों का उसको सामना करना पड़ा। मतलब अस्थिरता धीरे धीरे फैलती जा रही थी। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे लोग थे जो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम बाबर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। बहुत सारे लोग विद्रोह के आधार पर, मतलब आंतरिक कलेश मचाना, बहुत सारे काम करना, ये सारी चीजें उस समय पर चल रही थी। ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियों ने मिलकर बाबर को उखाड़ फेंकने के लिए निश्चय कर लिया था। हर एक प्रकार से काम करने की वो शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति के जो पूरी व्यवस्था बनाने के बाद उसके बल पर संयुक्त मोर्चे को भी पूरी तरीके से परास्त कर दिया। क्यों? कैसे कर दिया? क्योंकि उसकी जो रणनीति थी बाबर की, वो बहुत ही मजबूत थी, बहुत व्यवस्थित तरीके से काम को करता था। इस जीत ने ये साबित कर दिया कि भारत के अंदर बाबर की शक्ति अस्थायी नहीं है, स्थायी तौर पर उसको देखा जाने लगा। अभी तक सब लोग सोचते थे कि चलो 2 युद्ध जीता है और भी कोई व्यक्ति टकराएगा जिसके कारण ये अस्थायी शक्ति है धीरे धीरे कम हो जाएगी, या ऐसा कुछ सोचते थे। लेकिन जब संगठन संयुक्त मोर्चे ने भी पूरा काम कर लिया और वो भी मतलब एक तरीके से क्या, उसके सामने घुटने टेक दिए, तो क्या हुआ, उसको एक स्थायी शक्ति के तौर पर देखा जाने लगा और ये सारी चीजें वहां पर होने लगी। उसके साथ साथ तोपखाना और युद्ध कौशल का उन्नत प्रयोग किया जाने लगा। अब क्या हुआ, बाबर ने सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसका युद्ध कौशल बहुत अच्छा था। बाबर ने भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने बहुत बड़े पैमाने पर तोपखाने और बंदूकों का प्रयोग किया था युद्ध के अंदर। उसने युद्ध में तुर्की पद्धति अपनाई थी, जिसमें घुड़सवार सेना, तोपखाने, पैदल सैनिकों का संयोजन बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता था और जिसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरकर फिर मारा जाता था। तो उसके आधार पर वो चलता था। इस तकनीक से अफगानों और राजपूतों की जो बहुत बड़ी बड़ी सेना थी, उनके सामने घुटने टेक दिए, उनके सामने बहुत समय तक टिक नहीं पाई थी। तोपखाने का प्रयोग केवल हथियार ही नहीं था, बल्कि युद्ध नीति को नई सोच के साथ
भारत के भविष्य के युद्ध के स्वरूप को बदल रही थी, क्योंकि अभी तक तलवारों से लड़ा जा रहा था, लेकिन तोप भी आ गई, बंदूकें भी आ गई, चीजें भी होने लग गई। तो अब क्या था, एक तरीके से पूरे भारत की चीजों को क्या होता जा रहा है, बदला जा रहा है, सोच को बदला जा रहा है। तो बाबर ने भारतीय युद्ध कला को आधुनिकता की तरफ धीरे धीरे एक कदम उठाया, आधुनिकता की तरफ वो उसने जो कि तोपों का और चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण फिर बहुत सारे लोगों ने इन सभी नीतियों को सोचना समझना, इसके ऊपर काम करना शुरू भी किया था। उसके बाद थोड़ा आगे देख लेते हैं, प्रशासन और स्थायी शासन की नींव। बाबर केवल विजेता नहीं था, उसने शासन को एक स्थायी नींव प्रदान करी थी। उसने जमीन और राजस्व की एक व्यवस्था एक संगठित करने की शुरुआत की, ताकि शासन को स्थिर किया जा सके। क्यों? क्योंकि भाई पूरे प्रशासन को चलाने के लिए राजस्व तो चाहिए, पैसा चाहिए, सैनिकों को भी मतलब सारी चीजें चाहिए। स्थायी जो वहां के स्थानीय अमीर हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, उनको अपने नियंत्रण में लिया, उनको केंद्रीकृत किया कि सब लोग इकट्ठे हो, केंद्र के आधार पर सारे काम होंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुर्क ए बाबरी के अंदर पूरे प्रशासन, पूरी प्रजा के बारे में बहुत जुड़े हुए, अपने से जुड़े हुए विचार, अपनी दृष्टि, क्या वो सोचता है, दूरदर्शिता उसका क्या विचार है, उसके बारे में भी लिखवाया था। उसका शासनकाल छोटा सा रहा, पर ऐसा माना जाता है कि साम्राज्य की नींव उसी ने रखी, जिसके कारण उसके जो उत्तराधिकारी थे, हुमायूं की बात करो आप, अकबर की बात करो, या बहुत सारे जो उसके उत्तराधिकारी आगे चलकर उसके जो जितने भी वंश हुए, उन्होंने जो अपना विस्तार किया, स्थायित्व प्रदान किया, ये उसी के कारण था। इसलिए बाबर को केवल एक विजेता नहीं माना जाता, बल्कि भारत में मुगल शासन के संस्थापक के तौर पर देखा जाता है। अगर वो इतनी सारी चीजें वो नहीं करता, तो शायद चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो अकबर हो, या किसी की भी आप बात कर लो XYZ, वो शायद इतना स्थायी तरीके से सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता था। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा अगली स्लाइड पर, हुमायूं संघर्ष और पराजय। अब क्या हुआ, आपने ये बात सुनी होगी कि जो बाबर था, बाबर का जो पुत्र कौन था बेटा, हुमायूं था। वो गद्दी पर बैठा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में कमजोर था। अब क्यों कमजोर था, उसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में हम देखेंगे। क्यों हुमायूं गद्दी पर आ गया, कब, 1530 के अंदर वो गद्दी पर बैठ गया। बाबर की मृत्यु हो गई थी अचानक से 1530 ईस्वी में। उसका बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया, लेकिन हुमायूं को ये साम्राज्य बहुत स्थिर और मजबूत नहीं मिला, बल्कि बिखरा हुआ साम्राज्य था। अब बिखरा हुआ साम्राज्य का मतलब यहाँ के जो सरदार थे वो असंतुष्ट थे, वो अपना विस्तार करना चाहते थे सरदार भी, और उसके सामने धीरे धीरे शुरुआत हो गई बहुत सारी चुनौतियों की। उसने अस्थिर साम्राज्य के साथ साथ उसने देखा जो छोटे छोटे संगठित जो थे वो भी आवाज उठाने लगे। अपनी सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास भी किए, बट वो गद्दी पर बैठ गया, और गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो कि धीरे धीरे बहुत सारे काम भी किए। अब इसके अंदर हम बात करते हैं बिहार, गुजरात, मालवा, अफगानों और राजपूतों से धीरे धीरे उसका मुकाबला होता गया। हुमायूं का शासन निरंतर युद्ध और संघर्ष से घिरा हुआ था। क्यों था? क्योंकि पूर्व में उसे बिहार, बंगाल के अफगान, है ना, बंगाल जो सरदार थे उनसे लड़ाई का सामना करना। पश्चिम में बात करें तो गुजरात और मालवा शासक से बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही राजस्थान के राजपूत शासक स्वतंत्र चाहते थे, वो चाहते थे कि हम इसके अधीन नहीं रहेंगे, और उन्हें हुमायूं की सत्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। वो लोग इस बात पे थे कि हम नहीं मानेंगे, हुमायूं के आधार पर हम कोई भी काम नहीं करेंगे। इस तरह हुमायूं एक साथ कई दिशाओं में युद्ध करने लगा था, और युद्ध करने के साथ ही यहाँ पर ऐसा कहा गया कि जिसके कारण वो कमजोर होने लगा। अब आप सोचिए, चारों दिशाओं से अलग अलग लोग युद्ध कर रहे हैं और चारों दिशाओं में सब कुछ बटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शक्ति तो कमजोर होगी।
अब क्या हुआ, इसी के कारण उसकी क्या हो गई, ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी और धीरे धीरे वो व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर पाया। बहादुर शाह से टकराव और चित्तौड़ पर अधिकार। बहादुर शाह गुजरात के टकराव हुआ। अब गुजरात के शासक जो हुआ करते थे बहादुर शाह, हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी बनकर उभरने लगा धीरे धीरे। अब क्या हुआ, बहादुर शाह ने गुजरात के साथ साथ मालवा और चित्तौड़ तक अपना प्रभाव धीरे धीरे फैलाना शुरू कर दिया था। हुमायूं ने बहादुर शाह को धीरे धीरे टक्कर ली और चित्तौड़ पर अपना कब्जा भी जमा लिया। लेकिन विजय हुमायूं के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं थी। बड़ी उपलब्धि क्यों बोल रहा हूं मैं इस बात को, देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि भाई उसने चित्तौड़ पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन कहा गया शक्ति प्रतिष्ठा तो उसकी बढ़ी, लेकिन इस विजय के बाद उसका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो साम्राज्य में जो विद्रोह हो रहा था, अस्थिरता बनी हुई थी, हुमायूं के बार बार उसको समस्याओं का, बार बार विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण बहुत ही व्यवस्थित और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो लड़ाई हुई, सत्ता संघर्ष हुआ, इसके बारे में बात कर रहा है। हुमायूं के और शेरशाह सूरी के बीच में सत्ता संघर्ष हुआ। अब हुमायूं के शासन में उसका सबसे बड़ा विरोधी अफगान नेता शेरशाह सूरी था, जिसके बाद में शेरशाह सूरी ने अपना नाम बदलकर शेरशाह कर लिया था। शेरशाह ने धीरे धीरे बिहार, बंगाल और अपनी शक्ति स्थापित करते हुए वो अफगान सरदारों पर अपने पक्ष में धीरे धीरे वो लेता गया सबको। अब लेने के बाद हुमायूं और शेरशाह के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा था, क्योंकि दोनों ही दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। और ये संघर्ष सिर्फ एक राजनीति नहीं था, बल्कि ये था दो वंशों के बीच में, मुगल और अफगान के बीच में टकराव और श्रेष्ठता प्रेजेंट करना कि कौन शक्तिशाली है। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव हुआ, टकराव होता रहा और उसके साथ साथ दोनों ने हर एक कार्य बहुत बड़े लेवल पर किए, जो कि चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, है ना। इन दोनों युद्ध के बारे में देखें अगर, तो बेटा बात की जाती है हुमायूं ने शेरशाह को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन निर्णायक युद्धों में से हार का सामना करना पड़ा। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हुआ और बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हराया। इन हारों के परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो हुमायूं को दिल्ली और आगरा छोड़कर अपनी राजधानी से वहां पर निष्कासित कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया और वो एक शरणार्थी के रूप में इधर उधर भटकने लगा। और यहाँ उसकी राजनीतिक असफलता का सबसे बड़ा दौर था, क्योंकि अपनी सत्ता से ही उसको भगा दिया गया, अपनी सत्ता से ही हटा दिया गया और सत्ता से हटाने के बाद वो इधर उधर शरणार्थियों की तरह घूम रहा है, भटक रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा दूसरा अफगान शासन की धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हो गई बेटा, स्थापना हो गई। हुमायूं को पराजय के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उसने 1540 ईस्वी में दूसरा अफगान साम्राज्य की स्थापना कर ली, जो लगभग 15 वर्षों तक चला। शेरशाह सूरी अफगान सत्ता की स्थापना करने के बाद प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य सुधार बहुत ही मजबूत तरीके से उसने काम किया। राज्य की नींव को, अनुशासन को बहुत अच्छा किया। इस प्रकार हुमायूं और शेरशाह सूरी के संघर्ष का अंत हुआ। मुगलों की हार और अफगानों की अस्थायी
पूर्ण स्थापना के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हुआ बेटा, हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया। उसने, मैंने अस्थायी क्यों बोला, क्योंकि 15 साल तक ही ये व्यवस्था चल पाई। इसके बारे में हम अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर दूसरा अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी। अब क्या हुआ, शेरशाह सूरी जो हुआ करते थे प्रशासनिक एवं राजस्व, चाहे आप सड़क की बात कर लो, चाहे मुद्रा की बात कर लो, कर व्यवस्था की बात कर लो बेटा, इन सभी मुद्दों की बात कर लो, तो वो बहुत व्यवस्थित उन्होंने किया। शेरशाह सूरी को भारतीय इतिहास का बहुत कुशल शासक माना जाता है, क्योंकि उसने अपने शासन काल में बहुत सारे सुधार किए, जिसमें प्रभाव देखा जाता है मुगल और यहाँ तक कि ब्रिटिश काल में भी दिखाई देता है कि उसने जो सुधार किए थे उसके आधार पर बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया। उसने सड़कें और उसके साथ साथ सराय बनवाए, जिससे व्यापार और प्रशासनिक नियंत्रण आसान हो सके। उसने नापतोल में एक रूपता स्थापित करवाई, ताकि भ्रष्टाचार और जो व्यवस्था खराब होती उन सभी चीजों को अच्छा किया जा सके। सिक्के की नई मुद्रा जो व्यापार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी थी। सबसे महत्वपूर्ण, उसने जमीन की पैमाइश, कर व्यवस्था सुव्यवस्थित करी, जिससे कि राज्य का जो राजस्व है उसको इकट्ठा किया गया। न्याय संगत निर्णय लेता था, बिल्कुल न्याय के आधार पर काम करता था। इन सुधारों ने शेरशाह को सिर्फ एक विजेता ही नहीं बनाया, बल्कि दूरदर्शिता, प्रशासनिक तौर पर बहुत प्रतिष्ठित भी किया। कहा कि उसका प्रशासन बहुत अच्छा है, बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। दूसरी बड़ी बात, शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545। इस्लाम शाह का कमजोर शासन, उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो बहुत अच्छा नहीं था। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की अचानक से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पुत्र का क्या नाम था, इस्लाम शाह, गद्दी पर बैठ गया। इस्लाम शाह ने कुछ समय तक सत्ता संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके शासन में शेरशाह जैसा जो कि कौशल नहीं था, वो एक इतना दूरदर्शिता विचारक नहीं था। दरबार में आपसी षड्यंत्र बहुत सारे होने लगे, अफगान सरदार असंतुष्ट होने लगे, कमजोर मार्गदर्शन धीरे धीरे होने लगा। अब जिसके कारण साम्राज्य अस्थिरता की ओर बढ़ने लगा। इस कारण अफगान सत्ता धीरे धीरे पूरे तरीके से शेरशाह के समय पर जितने अपने चरम सीमा पर पहुंची थी, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, हुमायूं की वापसी हुई। हुमायूं की वापसी बेटा 1555 में हुमायूं की क्या हुई, वापसी हुई। शेरशाह और इस्लाम शाह के बाद अफगानों में आंतरिक क्लेश भी होने लगा, जिसके कारण विभाजन की धीरे धीरे शुरुआत होने लगी। यही अवसर था हुमायूं के लिए वापसी अपना मार्ग बनाने का। 1540 से जो उसने वनवास झेल रहा था वो हुमायूं ने, उसके साथ साथ उसने क्या हुआ, फारस के सहयोग से अपनी स्थिति मजबूत की और 1555 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा से अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह से लगभग 15 वर्ष तक अफगान यहाँ पर, मतलब दिल्ली के ऊपर, जो कि एक तरीके से भारत के ऊपर, जो कि मुगल साम्राज्य नहीं चला, अफगान शासन चला। लेकिन उसके बाद उसका अंत हुआ, भारत में फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। हुमायूं का ये दूसरा शासन बहुत ही छोटा रहा, क्योंकि अगले ही वर्ष 1556 में उसकी मृत्यु हो गई अचानक से। लेकिन ये पूर्ण स्थापना उसके पुत्र अकबर के लिए एक विशाल साम्राज्य की नींव के तौर पर देखा जाता है। बेशक उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, लेकिन अकबर ने बहुत सारी चीजों को अल्प आयु में, बहुत छोटी आयु में ही सत्ता को संभालकर बहुत मार्गदर्शन, बहुत अच्छा चीजों को मतलब मैनेज करना शुरू किया। कहा जाता है अकबर का
जो कि राज्य रोहन और प्रारंभिक वर्ष, उसने अकबर का बहुत छोटी आयु में उसको सत्ता सौंप दी गई। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई और उसी समय उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठ गया, लेकिन अकबर की उम्र उस समय पर मात्र 13 वर्ष की थी। इसलिए शासन की बागडोर उसके सबसे खास संरक्षण जो सेनापति भी हुआ करता था बैरम खान के हाथों में गई। बैरम खान एक अकबर का रक्षा करने के लिए और उसके साथ साथ उसकी गद्दी को मजबूती देने के लिए हर एक सक्रिय सैन्य और प्रशासनिक भूमिका निभा रहा था, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। ये वो दौर था जब एक छोटा सा सम्राट भविष्य का निर्धारण उसकी टीम और सलाहकारों पर टिका हुआ था। क्योंकि भाई एक 13 साल का बच्चा है, वो बहुत सारी चीजों में अभी सक्षम नहीं होगा, लेकिन उसके सलाहकार और उसकी टीम के आधार पर पूरी व्यवस्था को उसने टिकाकर रखा हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, कब हुई? 1556 1556। हेमू को हराकर दिल्ली की पूर्ण स्थापना करी। अकबर के राज्य अभिषेक के समय सबसे बड़ी चुनौती अफगान और हिंदू शक्तियों से उभरने लगी थी। अफगानों ने हेमचंद्र जो विक्रमादित्य, जिसको आगे चलकर हेमू भी कहा गया जाता है, उनके सेनापति और शासक जितने भी लोग हुआ करते थे, उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि हेमू ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया है, जबकि किया नहीं था। कौन बैठा हुआ था? अकबर बैठा हुआ था, लेकिन सभी लोगों ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि भाई कौन बैठा है? हेमू बैठा है, विक्रमादित्य बैठा है। यहाँ पर जितने भी उनके सेनापति थे, जितने भी शासक थे, इन सभी लोगों ने घोषणा कर दी थी। अब क्या हुआ? उसी समय बैरम खान ने अकबर के मार्गदर्शन में निर्णायक बहुत सारे कदम उठाए। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। अकबर की सेना ने हेमू का पराजित किया और ये विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य की पूर्ण स्थापना थी। उसकी वैधता का भी प्रमाण था कि जो अकबर है वो पूरी तरीके से सक्षम है पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए, क्योंकि एक इतना छोटा बालक चीजों को चला रहा था तो लोगों के मन में बहुत सारी आशंका थी। लेकिन जब वो युद्ध जीत गया तो ये आशंका भी धीरे धीरे दूर होने लगी। अब आंतरिक संघर्षों का अंत और धीरे धीरे जो कि आंतरिक जो संघर्ष थे वो धीरे धीरे चेंज होने लगे। पानीपत की इस विजय के बाद मुगल सत्ता जो कि धीरे धीरे स्थिरता मिलने लगी। अब अकबर ने आंतरिक विद्रोह को और अफगान विरोधियों को धीरे धीरे सामना करना और उसके साथ साथ बैरम खान की नीति और अकबर की एक अच्छी सोच और चुनौतियों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया। युवा अकबर जो हुआ करते थे वो प्रारंभिक वर्षों में ही प्रशासन और बुनियाद को मजबूत करने पर ध्यान देते थे। धीरे धीरे एक महान शासक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। यही प्रारंभिक दौर आगे चलकर अकबर के व्यापक साम्राज्य का विस्तार और उन्होंने अपनी चीजों को सुधारना और एक मजबूत नींव को बनाकर दिखाया। अगर वो ये सारे काम नहीं करते तो शायद इतनी मजबूत नींव वहां पर नहीं रखी जा सकती थी और ना ही इतनी मजबूत तरीके से काम किया जा सकता था। तो अकबर ने ये सारा कुछ संघर्ष किया और जिसके आधार पर उसने अपनी सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करना शुरू किया। बेटा आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? अकबर की नीतियां और राजपूत नीति। अकबर ने राजपूत नीति को भी अपनाया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, आप लोगों को ये बात तो पता होगी। अकबर ने समझ लिया था कि भारत में स्थायी शासन केवल तलवार से नहीं, उनके दिलों को भी जीतकर एक स्थायी सत्ता स्थापित की जा सकती है। अब तलवार पे बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। इसी सोच के तहत उसने राजपूत नीति को अपनाया था। अकबर ने केवल युद्ध ही नहीं किया
संधियां और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिसके अंतर ऐसा कहा गया, सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है आमेर के राजा जो कि हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बेटी जोधाबाई से विवाह करवाया अकबर का। ये विवाह एक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि जिससे कि राजपूतों के साथ अकबर के संबंध अच्छे होते गए। इससे राजपूतों के अंदर भी और उसके साथ साथ सत्ता में भी और बहुत सारी चीजों में भी सहयोग प्राप्त होने लगा। किसका? राजपूतों का, मुगलों को। और ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। उसके साथ साथ राजस्थानी नियंत्रण, मेवाड़ महाराणा प्रताप ने मुख्य विरोध भी किया इन सब चीजों का। कहा गया अधिकतर राजपूत जो शासक हुआ करते थे उन्होंने अकबर के साथ मित्र संबंध बना लिए, परंतु मेवाड़ के जो राजवंश थे वो उससे अलग रहे। विशेष रूप से महाराणा प्रताप ने मुगल सत्ता के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। अकबर के साथ राजस्थान के बहुत सारे लोग वहां पर स्थलों पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू किया, तो मेवाड़ ने इसका कड़ा विरोध किया। यही विरोध आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का एक कारण भी बना। ये एक राजपूतों ने अपनी पराक्रम और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, भले ही उस युद्ध का परिणाम ये निकला हो कि महाराणा प्रताप का संघर्ष भारतीय इतिहास में अमर हो गया, लेकिन मुगलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो बहुत सारी चीजें हुई। उसके साथ साथ चित्तौड़ एवं जैसे किलों पर मुगल अधिकारी स्थापित कर लिए। राजस्थान पर नियंत्रण पाने के लिए अकबर ने बहुत महत्वपूर्ण किलों को जीतने पर भी ध्यान दिया। उसको ये बात समझ में आ गई कि मुझे बहुत सारे किलों को जीतना पड़ेगा। उसने 1568 में चित्तौड़ का किला जीता और बहुत सारे एरिए पर अपना अधिकार स्थापित करना और भी बहुत सारे किलों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। इन विजय ने अकबर को केवल एक बहुत व्यापारिक और बहुत सारी चीजों में राजपूतों के ऊपर दबाव बनाने में बहुत सारी चीजों के अंदर स्थिरता प्रदान करी। मेवाड़ जैसे कुछ राज्य प्रतिरोधी जो उसका प्रतिरोध कर रहे थे, फिर भी इन किलों पर कब्जा मुगल साम्राज्य के लिए एक निर्णायक उपलब्धि थी, क्योंकि विरोध तो हो रहा है, लेकिन जब चीजों के ऊपर जब अपना अधिकार स्थापित हो गया तो कहीं ना कहीं मन में डर और चीजें स्थापित हो सकती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाने लगा। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या हुआ। गुजरात, बिहार, बंगाल की विजय। अब इसके अंदर क्या हुआ, 1572 में गुजरात बाद बिहार, बंगाल धीरे धीरे करके बहुत सारे एरिया जीतते गए। अकबर के शासन का अगला सबसे बड़ा कदम था पश्चिम और पूर्व भारत पर नियंत्रण करना। 1572 ईस्वी में उसने गुजरात की ओर बढ़ने लगा। गुजरात उस समय का व्यापार और समुद्र संपर्क, जो जितने भी अलग अलग एरिया हैं उनसे संपर्क करने का एक महत्वपूर्ण एक साधन के तौर पर देखा जाता था। यहां पर विजय पाने से न केवल अकबर को अरब सागर तक व्यापार मार्ग पर अपनी पकड़ मिल जाएगी, बल्कि साम्राज्य के विस्तार करने के लिए भी बहुत सारी चीजें वो व्यवस्थित तरीके से कर पाएगा। गुजरात की विजय के बाद अकबर ने अपनी नजरें बिहार पर फिर बंगाल की ओर डालने लगा। और ये भूमि क्यों महत्वपूर्ण थी? उपजाऊ भूमि के तौर पर गंगा नदी, वहां से जल मार्ग था, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत थी, इसलिए इन क्षेत्रों पर नियंत्रण पाना साम्राज्य की धीरे धीरे स्थिति को और मजबूत कर देता और स्थिरता को और बढ़ा देता। तो इसलिए ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। दूसरी बात, क्षेत्रीय अफगान स्थानीय राजाओं का दमन करना। अब इन प्रदेशों के अंदर अकबर ने केवल भूगोल ही नहीं
जीतना था, बल्कि वहां के स्थानीय जो शासक हुआ करते थे, अफगान सरदार, इनके विद्रोह को भी शांत करना था। जब इतना सारा चीजों पर नियंत्रण होगा तो जाहिर सी बात है विद्रोह अपने आप ही धीरे धीरे शांत होने लगेगा। विशेषकर बंगाल और बिहार के अफगान का प्रभाव गहरा था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और सूरवंश के शासक का ही हिस्सा माना जाता था, कि जो सूरवंश हुआ करते थे वो इन्हीं का ही हिस्सा है, जिसके कारण ये लोग थोड़ा ज्यादा विद्रोह किया करते थे। ये अफगान सरदार बार बार विद्रोह करके, जो ये लोग हुआ करते थे, ये लोग बार बार विद्रोह करके ही मुगल सत्ता को एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखते थे, और अकबर ने अपनी सैन्य शक्ति की रणनीति के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर विद्रोह को दबाया, और उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। इससे मुगल सत्ता पर धीरे धीरे क्या होने लगा, दबदबा और मजबूती बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और जिसके कारण बहुत सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से की जाने लगी। उसके बाद है वहां के विद्रोह और प्रशासनिक व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अकबर जानता था केवल तलवार से ही शासन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए विजय के बाद भी उसने इन प्रदेशों के अंदर प्रशासनिक सुधार किए। जमीन को, मापतोल को, राजस्व व्यवस्था को, स्थायी अधिकारियों को, इन सभी चीजों के आधार पर उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से काम किए। विद्रोह को दबाने के साथ साथ उसने व्यापार और कृषि को बहुत तेजी से प्रोत्साहन दिया। बंगाल और बिहार जैसे उपजाऊ जितने भी प्रदेश हुआ करते थे, साम्राज्य से जोड़ने के बाद मुगल सत्ता आर्थिक रूप से धीरे धीरे वैभवशाली की ओर बढ़ने लगी। तो बेटा ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये सारी चीजें जो कि मतलब ये बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि तलवार से खाली नहीं आप सत्ता को चला सकते, प्रशासनिक सुधार चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, सारी चीजों के अंदर बहुत व्यवस्थित सारी चीजें हों, सारी चीजों में इंप्रूवमेंट होगा, चाहे वो आर्थिक सुधार हो। जब अपना फ्यूचर दिखने लगता है तो धीरे धीरे करके सब लोग एक संगठन की ओर बढ़ने लगते हैं। तो अब थोड़ा आगे देख लेते हैं बेटा। अब बेटा शुरू करते हैं पंजाब, उत्तर पश्चिम और सीमावर्ती राज्य से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और मुगलों के नियंत्रण में। अब यहाँ पर क्या बात आती है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, उसने अपने विस्तार को पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। इन इलाकों को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। क्यों समझा जाता था, क्या रीजन था? इसका रीजन सबसे बड़ा था, जो विदेशी आक्रमणकारी अगर भारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो इन्हीं सीमाओं से वो प्रवेश करेंगे। इस पर कब्जे का मतलब था, अगर अकबर का इसके ऊपर कब्जा हो जाता है तो सीमा सुरक्षा तो मजबूत होगी, साथ में व्यापार मार्ग भी उसके नियंत्रण में आ जाएगा। जो भी विदेशी व्यापार होगा तो वो उन्हीं माध्यम से होगा, तो जिसके कारण वो उसके नियंत्रण में स्थापित हो जाएगा। इस तरह अकबर ने उत्तर पश्चिम दिशा से लेकर आने वाले सभी खतरों को धीरे धीरे कम कर दिया और अपना जो कि शासन को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ बेटा देखते हैं हकीम का विद्रोह और अफगानों का अंत हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे इलाकों पर अपने अधीन रखना बहुत आसान नहीं था। बहुत सारे इलाकों का मतलब आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आप सिंध की या किसी भी इलाके की बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत आसान नहीं होता था। क्या था, काबुल के जो शासक हुआ करते थे और अकबर का जो सौतेला भाई हुआ करता था, उन दोनों ने मिलकर विद्रोह बहुत बड़े लेवल पर करना शुरू किया और उसका सहयोग वहां के अफगानों ने, स्थानीय सरदारों ने, इन सभी चीजों का क्या किया, सपोर्ट किया। सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि ये विद्रोह जितना ज्यादा बढ़ेगा, नॉर्मल पब्लिक जितनी इनरोल्ड होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, अकबर का मतलब जो कि हमारे पास मुगल शासन का क्या होगा, विरोध किया जाएगा। लेकिन अकबर ने धैर्य से, कूटनीति से, सैन्य शक्ति से तीनों का प्रयोग किया। वहां पर तीनों के प्रयोग करने के बाद क्या हुआ, पूरे तरीके से विद्रोह को दबा दिया गया।
उसके बाद अफगानों की राजनीतिक शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। पंजाब से लेकर काबुल तक मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। इससे अकबर की छवि बहुत मजबूत हुई और उसको बहुत बड़े शासक के तौर पर सभी लोग देखने लगे। उससे कोई भी जल्दी सी टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं होता था। उसके साथ साथ रोशनाई आंदोलन का दमन और सीमाओं की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया। अब क्या हुआ, उत्तर पश्चिम के इलाकों में केवल एक राजनीतिक विद्रोह ही नहीं हो रहा था, वहां पर धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की चुनौती भी अकबर के सामने आनी शुरू हो गई थी। सबसे प्रमुख था रोशनाई आंदोलन। वहां पर क्या हुआ, एक रोशनाई आंदोलन होना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को पठानों और उसके साथ साथ वहां के जो जनजाति वाले लोग हुआ करते थे, यहां पर सब लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। अकबर ने खाली सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया, यहां पर उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दी, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिसके कारण क्या हुआ, सीमा सुरक्षा और यहां पर उत्तर पश्चिम भारत में और भी ज्यादा उनको मजबूती मिलने लगी और जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जाने लगा। थोड़ा आगे देख लेते हैं बेटा। सबसे बड़ी बात क्या है, दक्कन का विस्तार। दक्कन के विस्तार के बारे में देखते हैं कि अकबर और उसके साथ साथ जागीर, शाहजहां, अहमदनगर और भी कितने सारे क्षेत्रों के ऊपर उन्होंने क्या कर ली बेटा, विजय प्राप्त कर ली। दक्कन जो क्षेत्र था बेटा वो बहुत महत्वपूर्ण था आर्थिक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि भाई वहां का व्यापार वाणिज्य बहुत बड़े लेवल पर होता था। अकबर ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए अहमदनगर को बहुत पहले ही अपने ध्यान में केंद्रित कर रखा था। अहमदनगर की जो रानी हुआ करती थी उसने डटकर मुकाबला भी किया। जो अहमदनगर की रानी थी उसने डटकर मुकाबला भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और उसके बाद वो हार गई, जिसके कारण मुगलों के अधीन आ गई। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर जो बेरार था, आसीरगढ़ थे, बहुत महत्वपूर्ण जो गढ़ हुआ करते थे, वहां पर भी धीरे धीरे मुगलों ने दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत करी और धीरे धीरे सभी इलाकों के अंदर अपना जो कि धीरे धीरे वर्चस्व जमाते चले गए। जहांगीर और शाहजहां के काल में भी यही नीति को आगे बढ़ाया गया। उसके साथ साथ व्यापारिक केंद्र भी धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में और भी ज्यादा बढ़ाया जाने लगे और इसके कारण क्या हुआ, ऐसा कहा गया कि दक्कन के विस्तार का मतलब जो कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार होने लगा। उसके साथ साथ स्थानीय शासकों का मुगल सत्ता से विलय, जो स्थानीय शासक हुआ करते थे। दक्कन में उस समय पर बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे, जैसे कि आप अहमदनगर की बात करो, आप बीजापुर की बात करो, आप गोलकुंडा की बात करो। ये राज्य शुरू में ही मुगलों को चुनौती दे रहे थे, पहले से स्टार्टिंग से चुनौती मतलब बहुत ज्यादा इनके विपक्ष में खड़े हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने मुगल प्रभुसत्ता को उनको मजबूरी में स्वीकार भी करना पड़ा, मानना पड़ा कि हाँ हम मुगलों के आधार पर काम करना शुरू करेंगे। कभी कभी युद्ध के जरिए, कभी वैवाहिक संबंध स्थापित करके, मध्यस्थता करके उन्होंने क्या हुआ, सभी तरीके से मुगल के अंतर्गत आने के लिए सबको राजी किया, सबकी सहमति वहां पर ली। उसके साथ साथ मुगल प्रशासन केवल उत्तर भारत तक सीमित न रहा, दक्षिण भारत की ओर भी वो धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर फैलने लगा। उसके साथ साथ बेटा देखा जाए दक्कन नीति, युद्ध और संधियां दोनों काम किए उन्होंने, युद्ध भी किए और संधियां भी की। मुगल शासक जो हुआ करते थे दक्कन पर अधिकार जमाने के लिए केवल युद्ध पर निर्भर नहीं होते थे, उन्होंने प्रतिरोध भी बहुत सारा उन्होंने झेला, लेकिन वो एक निर्णायक युद्ध किए उन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत बड़े योद्धा तो थे लेकिन एक निर्णायक योद्धा थे वो। और जहां पर संधि होकर काम चल सकता था उन्होंने उन संधियों को भी किया, जो कि कूटनीति और उसके साथ साथ युद्ध दोनों को संतुलन बनाकर फिर वो किसी भी काम को किया करते थे। और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और बहुत ही व्यवस्थित होने लगी बेटा। उसके साथ साथ अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा, क्या है, जहांगीर शाहजहां के शासन के पहलू।
अब इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में, उसके कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक संरक्षण और चित्रकारी के बारे में। कब से कब तक चला बेटा? 1605 से लेकर 1627 तक किसका शासनकाल? जहांगीर का शासनकाल चला। जहांगीर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दौर माना जाता है। उन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था को विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने आप को न्यायप्रिय शासक के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश करी कि भाई मेरे साम्राज्य के अंदर, मेरे पूरे शासनकाल में न्याय को सबसे सर्वोपरि माना जाएगा। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रतीक जंजीर ए अदल था, जो लाल किले के बाहर एक जंजीर, एक घंटी हुआ करती थी, लगाई जाती थी। उसके अंतर्गत एक आम प्रजा न्याय के लिए सीधा सम्राट तक पहुंच सकता था। और जहांगीर को कला और संस्कृति का भी बहुत मतलब लगाव था। मुगल चित्रकला उस समय पर बहुत अधिक विकसित हुई और उसके साथ साथ चित्रकला को संरक्षण भी प्रदान किया गया और प्राकृतिक जो सौंदर्य था, जो चीजें थी, जो चित्रकला थी, सांस्कृतिक थी, वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने लगी थी। इन सभी चीजों के आधार पर क्या हुआ, जो जहांगीर को देखा जाता है तो कानून व्यवस्था अच्छी थी, चित्रकारी या सांस्कृतिक व्यवस्था को देखा जाए तो उसने व्यवस्थित तरीके से काम किया। शाहजहां की बात करें अगर आप, जो ताजमहल, दक्षिण में बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई, बीजापुर, गोलकुंडा, बहुत सारी चीजों के अंतर्गत काम किया उन्होंने। उनका सबसे पहले शासनकाल की बात करो तो बेटा कब से कब तक? 1628 से लेकर 1658 तक उनका शासनकाल माना जाता है। जहांगीर के बाद जो उसका पुत्र था, जहांगीर का कौन पुत्र था बेटा? शाहजहां पुत्र था उसका। उन्होंने सत्ता को संभाला। उसका शासनकाल मुगल वास्तुकला के लिए एक तरीके से स्वर्ण युग के तौर पर देखा जाता है। शाहजहां ने कई भव्य, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया। जैसे आप जानते भी होंगे ताजमहल, जो आज की, जो कि बहुत बड़ी धरोहर, वैश्विक विश्व धरोहर के तौर पर देखी जाती है, विश्व धरोहर के प्रतीक के तौर पर देखी जाती है। इसके अलावा लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली और आगरा में और भी बहुत सारी इमारतों उन्होंने बनवाई। लेकिन शाहजहां ने दक्षिण भारत की ओर भी सैन्य अभियान चलाए और उसके साथ साथ अपनी शक्ति को बहुत मजबूत किया। राज्यों में जैसे बीजापुर, गोलकुंडा के साथ संघर्ष के बाद भी संधियां स्थापित करी। वो क्यों? क्योंकि भाई वो नीतियां और उसके साथ साथ विस्तार करना चाहते थे। शिल्प निर्माण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और उसके साथ साथ काम करने के लिए उन्होंने अपने खजाने का भी इस्तेमाल किया। बहुत सारी जगह पैसा भी लगाया, मुद्रा भी लगाई। उसके साथ साथ शाहजहां के दौरान में कला और उसके साथ साथ इन सभी चीजों को बहुत वैभव, बहुत ही डेवलपमेंट, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था। उसके साथ साथ थोड़ा आगे देख लेते हैं बेटा। अब क्या है कि यहां पर औरंगजेब, जो कि उसने विस्तार और उसका संघर्ष के बारे में, अब औरंगजेब 1658 से लेकर 1707, मतलब बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। ये बात तो आप पढ़ ही रहे होंगे। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक? 1658 से लेकर 1707 तक चला, मतलब लगभग 50 वर्ष के आसपास में उन्होंने शासन किया। उस समय उसने अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से अपने चरम तक पहुंचाने का बहुत प्रयास किया। लेकिन भारत के अंदर बहुत बड़े विद्रोह हो रहे थे, जैसे कि मराठा साम्राज्य, जिनके संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी ने औरंगजेब को, जो कि सत्ता में बहुत सारी चुनौतियां दी और मराठों की ताकत लगातार बढ़ती गई। उसके अलावा औरंगजेब ने अपने साम्राज्य के विस्तार पश्चिम की सीमा तक किया, जो पश्चिम की जितने भी एरिया थे वहां पर हिंदुस्तान को अपने अधीन वो लाना चाहते थे। और उसके साथ साथ क्या हुआ, शासन व्यवस्था को बहुत विशाल, अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाना चाहते थे। कौन? औरंगजेब बनाना चाहते थे। उसके साथ साथ क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, सिंहासन के लिए रक्तपात और भी, जो कि उत्तर भारत में बहुत सारे विद्रोह होने लगे। औरंगजेब का जो सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुत सारे उनको संघर्ष और रक्तपात, मतलब बहुत लोगों के खून करने पड़े। अपने भाइयों को पराजित करके ही वो बादशाह बने थे। लेकिन कहा गया उसका शासनकाल विद्रोह से तो भरा हुआ था। दक्कन में मराठों के अलावा हैदराबाद में बीजापुर, गोलकुंडा, ये सभी राज्य धीरे धीरे विरोध करने लगे थे। उत्तर भारत में भी जाट, उसके साथ साथ सनातनी
और उसके साथ साथ सिख समुदाय, बहुत लोग विद्रोह कर रहे थे। इस आंदोलन में मुगल साम्राज्य की नींव अंदर ही अंदर से धीरे धीरे करके पूरी शक्ति कमजोर होने लग रही थी, और जिसके कारण क्या था कि कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य अंत की ओर, पतन की ओर चलने लगा था। धार्मिक कर उन्होंने लगाया, जजिया लागू किया, सामाजिक असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्या हुआ, औरंगजेब की नीति ने समाज के अंदर असंतोष पैदा कर दिया था। क्यों? क्योंकि गैर मुस्लिम कर, जो जजिया कर था, उन्होंने फिर से लागू कर दिया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या कर दिया, उसको लागू कर दिया। इस निर्णय ने हिंदू व्यापारियों और समाज के अंदर बहुत सारे लोगों के मन में असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया था। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, कठोर धार्मिक नीति अपनानी जाने लगी समाज के अंदर। धार्मिक कठोर नीति जब अपनाई गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विद्रोह होने लगा। विद्रोह क्यों होने लगा? जब भाई उनके धर्म को नहीं अपनाने दिया जा रहा है, उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है धर्म के आधार पर कि आप इस धर्म में पैदा हुए हो तो इसलिए आपके ऊपर कर लगाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, तो जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर बढ़ने लगा। मुगल शासक की चुनौतियां, युद्ध, विद्रोह और संधियां, बहुत सारी चुनौतियां आई, जैसे कि मराठा, राजपूत, जाट, सिख और उसके साथ साथ पठान और भी कितने सारे लोगों की हमारे सामने क्या आने लगी बेटा, चुनौतियां देखने को मिलने लगी। मुगल शासन को सबसे बड़ी चुनौती लगातार युद्ध और विद्रोह से मिल रही थी, क्योंकि भाई अब साम्राज्य है, युद्ध भी चल रहा है, विद्रोह भी कर रहे हैं सब लोग। तो क्या हुआ, दक्षिण में मराठा शिवाजी और उसके साथ साथ क्या लगातार मुगल की शक्ति को चुनौती देते जा रहे थे। राजपूतों ने भी औरंगजेब को कठोर नीति के कारण असंतोष धीरे धीरे फैलने लगा, राजपूत भी उनका बहिष्कार करने लगे। तो उत्तर भारत में जाट वहां पर धीरे धीरे उठकर खड़े हो गए, पंजाब में सिख समुदाय खड़ा हो गया। तो जिसके कारण क्या, मुगल सत्ता के विरोध में जब इतने लोग खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं नींव तो डगमगाएगी। उसके साथ साथ सीमा क्षेत्रों में ऐसा कहा गया बहुत सारी परेशानियां उठने लगी, और अलग अलग क्षेत्रों ने तो मोर्चा भी खोल दिया कि भाई अब हमारा मुगल साम्राज्य से, मुगल एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है। अपनी सीमा को धीरे धीरे उन्होंने विस्तार करना भी, मतलब जो मुगल की सीमा थी उसमें भी अपना विस्तार करना भी क्या कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया बेटा। उसके बाद कई संधियां, क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अस्थायी समझौते हुए। लगातार युद्ध के बाद भी मुगल शासकों ने कई बार शत्रु के साथ संधियां की। संधियां समाधान नहीं है, एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। ऑन द स्पॉट क्या होगा कि कुछ समय के लिए वो चीजें टल जाएंगी, लेकिन आप स्थायी समाधान की बात करें तो संधियां एक स्थायी समाधान नहीं हो सकती है। उदाहरण अगर आप देखें तो शिवाजी के साथ औरंगजेब ने समय समय पर संधियां की, लेकिन वो एक लंबे समय तक नहीं चल पाई। राजपूतों के साथ अगर आप बात करो, दक्कन राज्य के साथ शांति समझौते हुए, लेकिन वो थोड़े समय के साथ वो भी टूट गया। तो इन सभी चीजों के कारण क्या हुआ, मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा, और जिसके कारण अस्थिरता फैलने लगी और लगातार उनकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। उसके साथ साथ सीमाओं पर अस्थिरता और उसके साथ साथ प्रशासन धीरे धीरे कमजोर होता गया। लगातार युद्ध होता जा रहा है तो सीमाओं में तो अस्थिरता आएगी। उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम में अफगान और पठान जो कबीले थे, उन्होंने दक्कन में मराठे थे, तो इन सभी लोगों ने क्या हुआ, विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो लगातार कमजोर होने लगा। अब आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे करके डगमगाने लगी। खजाना क्योंकि खाली होता जाएगा, जब युद्ध चलने लग रहा है, विद्रोह चलने लग रहा है, तो हर एक जगह खर्चा होगा ना, पैसा तो लगेगा ना। अब जब पैसा लगेगा तो प्रशासनिक क्या होगा, खजाना खाली होगा। खजाना खाली होगा तो जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, आर्थिक व्यवस्था कमजोर होगी, तो अपने आप ही बहुत बोझ आने लगेगा। क्यों? क्योंकि कर लगाया जाने लगेगा, आम जनता उस कर के नीचे दबने लगेगी। तो बहुत सारी चीजें हुई वहां पर, जिसके कारण स्थायी शासन व्यवस्था जो वहां पर स्थापित नहीं हुई और क्षेत्रीय शक्तियां धीरे धीरे मजबूत होने लगी, और आखिरकार जो कि चुनौतियां, मुगल साम्राज्य का पतन बन गई ये सारी चीजें। तो ये सब चीजों के कारण क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन भी होने लगा। अब क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन के क्या क्या कारण थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शक्ति प्रॉपर ना होना, छिन भिन हो जाना। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति बहुत तेजी से कम होने लगी।
औरंगजेब ने लंबी अवधि तक युद्ध किए थे, जिसके कारण खजाना बिल्कुल क्या था, खाली था, और प्रशासन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। अब उसके जो उत्तराधिकारी के पास कमजोर क्या था, अनुभव भी कम था। अब उसके साथ साथ जब अनुभव भी कम है और कमजोर शासन व्यवस्था है, तो जिसके कारण क्या है, सिंहासन लगातार संघर्ष में चलने लग रहा है। मतलब अब उसको शासन करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या है, आंतरिक गृह क्लेश, कमजोर मार्गदर्शन, और इन सभी चीजों से क्या होने लगा, धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति को खोने लगा। उसके बाद क्या हुआ बेटा, क्षेत्रीय शक्तियां और अंग्रेजों का उदय। अब क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरे भारत में क्षेत्रीय शक्तियां धीरे धीरे उभरने लगी। उसके अलावा जो कि दक्षिण में मराठा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जबकि पंजाब में सिंध और उसके साथ साथ गुरुओं और उनके उत्तराधिकारी को बहुत मजबूत राजनीतिक शक्ति बनाना धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया। अफगान और रोहिला और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अगर आप बात करते हैं बेटा, तो वहां पर क्या हो गया, सब लोग सक्रिय हो गए, और सक्रिय होने के बाद क्या हुआ, मराठा सिख, जब सब लोग सक्रिय हो गए तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे क्या होगा, पूरी शासन व्यवस्था धीरे धीरे बेकार होती चली जाएगी। उसी समय पर जो यूरोपीय कंपनी थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। कमजोर मुगल सत्ता के कारण अंग्रेजों ने यहां पर पैर जमाने की धीरे धीरे कोशिश करने लगी, और राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने का उसको धीरे धीरे मौका भी मिलने लगा। इस तरह मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा, और अंग्रेजों ने अपनी नींव रखना क्या कर दिया बेटा, उसी दौरान में शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ सांस्कृतिक, वास्तुकला और प्रशासनिक विस्तार, और इन सभी चीजों के बारे में, जो प्रशासनिक विस्तार हुआ, इन सभी चीजों के बारे में देखा जाता है। राजनीतिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत तो हो रहा था, लेकिन इसकी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का आज भी देखने को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि कहा गया मुगलों ने भारतीय कला और साहित्य की बात करें तो उस समय पर अपने हिसाब से बहुत सारी ऊंचाइयों पर, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की थी, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बहुत सारी भव्य इमारतें बनाई उन्होंने, अपनी जो कि कला के आधार पर सब चीजों को प्रेजेंट किया। उसके साथ साथ क्या हुआ, प्रशासनिक ढांचे में भारतीय शासन प्रणाली को बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जो आगे चलकर ब्रिटिश और आधुनिक भारत प्रशासन का आधार भी बनाती है। जो मुगल एम्पायर जैसे चला रहे थे, उसके आधार बनाकर बहुत सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से चलाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन मुगल काल की मिलीजुली संस्कृति ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक रचना को बहुत ज्यादा समृद्ध किया, डेवलपमेंट किया, और राजनीतिक पतन के बावजूद भी मुगल साम्राज्य की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में देखने को मिल जाती है। आप इमारतों की बात करते हो, आप चीजों की बात करते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बेटा देखने को आपको मिल जाती हैं। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं बेटा, आगे देखते हैं बेटा, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं कुछ आपके पास। अब तक आपने इस पूरे अध्याय के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटा बहुत ध्यान से बहुत कुछ चीजों के बारे में जाना होगा, बहुत कुछ चीजों के बारे में परखा होगा। अब आप स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल देख रहे हैं, इन्हें हल करके देखिए, और आप अपने वास्तविक तौर पर आपने क्या सीखा उसको ऑब्जर्व करिए। याद रखिए, इतिहास खाली पढ़ना नहीं है, तिथियां या खाली युद्ध नहीं है। इतिहास हमें सिखाता है कि गलतियों से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। मुगल साम्राज्य की नीति, आपने युद्ध और उसकी चुनौतियां, हमने सब चीजों के ऊपर बात करी कि वो कैसे टिकी हुई थी, इस सभी चीजों के बारे में हमने देखा। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव तो रख दी थी, अकबर ने इसे संगठित और मजबूत किया, शाहजहां ने इसे कला और स्थापत्य की एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया, औरंगजेब ने समय पर जो कि साम्राज्य को अपना और डेवलप करने के लिए बहुत संघर्ष किए, असंतोष भी बहुत सारे हुए भारत में, और धीरे धीरे लेकिन वो कमजोर होता गया। अब आखिरकार यही कमजोरी आगे चलकर पतन का कारण भी बन गई।
तो फिर भी उन्होंने अपनी एक विरासत में अपनी संस्कृति, वास्तुकला, प्रशासन व्यवस्था आज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, मुगल इतिहास हमें सिखाता है कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन न्याय, नीति, संस्कृति ये किसी भी सभ्यता की बहुत मजबूत नींव होती है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप पूरा खुद करिए। और पढ़ाई सिर्फ परीक्षा में पास करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो एक बेहतर इंसान बनाती है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान से पढ़िए। जो डाउट है आप हमसे किसी भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी वीडियो अगर बनाने पॉसिबल हुआ तो उसके आधार पर, या कोई वहीं पर रिजोल्व होने वाली कोई समस्या हुई तो वहीं पर रिजोल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।